दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से जय विज्ञान, जय संविधान, जय ज्योति, जय सावित्री, जय भीम। मेरे प्यारे ओबीसी बहनों और भाइयों, कोविड-19 माने कोरोना और उसके चलते पूरे दुनिया में चल रहा है लॉकडाउन पीरियड। लॉकडाउन पीरियड में ऐसा कहते हैं कि एन ऑप्टिमिस्टिक लुक्स एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी अदर इवेंचुअलिटी। यह एक इवेंचुअलिटी है और इस इवेंचुअलिटी में हमने उसको साकार करने का प्रयास किया है और भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के माध्यम से यह एक्टिविटी हमने शुरू की है। एक अच्छा प्रयास, एक सफल प्रयास, और आज हमारा करीब 9 दिन से एक्टिविटी चल रहा है। मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर गोरे, भारत प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्र, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन, मैं आपसे हितगुज करने का आज मुझे जो अवसर मिला, इसलिए मैं संगठन का शुक्रगुजार हूँ। मित्रों, सर्वोत्तम भूमिपुत्र गौतम बुद्ध ईस्वी सन पूर्व 563 इनका जन्म हुआ। 528 में इनको बुद्धत्व प्राप्ति हुई और 483 में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये तीनों इवेंट वैशाखी पूर्णिमा माने आज का शुभ दिन, इस शुभ दिन पर सर्वोत्तम भूमिपुत्र गौतम बुद्ध को हम त्रिवार वंदन करते हैं। महामना महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति की आकाशगंगा सावित्रीबाई फुले, आरक्षण लागू कराने वाले राजश्री शाहू महाराज, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के निर्माता पेरियार रामास्वामी नाइकर, जगदेव बाबू कुशवाहा, ललय सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा जिन्होंने अर्जक संघ निकाला था, नारायणा गुरु, लोक संत संत श्रेष्ठ गाडगे बाबा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान के निर्माता, इन सभी महामना को मैं सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन करता हूँ। हमारा आज का चिंतन का विषय है सत्यशोधक संस्कृति स्वीकारने से ही ओबीसीओं का सर्वांगीण विकास मुमकिन है। मित्रों, तर्क, हमें तर्क करना सीखना चाहिए। प्रोफेसर ड्यूमंड फिलोसोफर है और इन्होंने तर्क करना यह इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, यह बात कही है। वे कहते हैं जो तर्क नहीं कर सकता वह अज्ञानी है, जो तर्क नहीं करता वह गुलाम है, जो तर्क करना ही नहीं चाहता वह कट्टरपंथी है, सनातनी है। जो तर्क कर सकते हैं वह शिक्षित है, जो तर्क करते हैं वह स्वतंत्र है, आज़ाद है। जो तर्क पर चलते हैं वह ज्ञानी है, जो तर्क करना दूसरों को सिखाता है, और वह सत्यशोधक संस्कृति का पहरेदार कहलाता है। आज के इस चिंतन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला, हम इस चिंतन की प्रस्तावना करेंगे, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहेंगे। दूसरा, हम इसकी सॉल्यूशंस, इसके ऊपर क्या है वो ढूंढेंगे, जिसे हम कहेंगे उपाय योजना। और तीसरा, हम इसके बारे में क्या एक्शन प्लान करना चाहिए, जिसे हम कहेंगे क्रियान्वयन या अमल बजावनी, इम्प्लीमेंटेशन। यह 3 हिस्सों में आज का यह संवाद मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई लेक्चरार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज परिवर्तन का ख्वाब मैंने अपने दिमाग में ठान लिया है। इसलिए मैं आपको
लेक्चरार के मुताबिक नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मेरी भावनाएं हृदय से ओतप्रोत भरी हुई है, वह भावनाओं को आपको समझना होगा, तो फिर आप सत्यशोधक संस्कृति समझ सकते हैं। मित्रों, महात्मा फुले, गुलामगिरी सन 1873, महात्मा फुले, किसानों का कोड़ा सन 1883। इनके अलावा उन्होंने ब्राह्मणों की चालाकी, संस्कार 1, संस्कार 2, तृतीय नेत्र नाम का नाटक, अखंड और कई सारी छोटी छोटी किताबें भी लिखी है। गुलामगिरी की शुरुआत वो प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट होमर के स्टेटमेंट से करते हैं। होमर के एक 2 लाइन से करते हैं। वो 2 लाइनें हैं मित्रों, द डे दैट रिड्यूसेस मैन टू स्लेवरी, हाफ ऑफ हिज वर्च्यूज आर लॉस्ट। माने जिस दिन इंसान वैचारिक दृष्टि से गुलाम होता है, उसी दिन से उसके आधे अधिक सद्गुणों का विनाश होता है। और यही बात उन्होंने गुलामगिरी लिखते समय इसी बात से शुरुआत की है। किसानों का कोड़ा की शुरुआत उन्होंने की है, जो उनका प्रसिद्ध अखंड है, जो आपके सामने मैं दोहराना चाहूँगा। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गए, इतने सारे अनर्थ अविद्या की वजह से हुए। Hence, these are the problems finding books of Mahatma Jyotirao Phule. And Satyashodhak Samaj and Sarvajanik Satya Dhamma is the solution of it. हमारे मुक्ति का मार्ग माने सत्यशोधक समाज। गुलामगिरी में वे कहते हैं, शूद्रों ने ब्रह्म राक्षस के दासत्व से कैसे मुक्त होना चाहिए। मैं आपको संक्षेप में कहूँगा, उनका एक लंबा प्यारा है, लेकिन मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा, उसका मतितार्थ मैंने खोज निकाला। वह यह है कि महात्मा फुले का मुक्ति का संदेश यूरोपियन एवं अमेरिकन सज्जनों से, वो कहते हैं यूरोपियन एवं अमेरिकन सज्जनों से हमें यह पता चला है कि हम सभी भाई बहन हैं, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। यह वास्तविक विचारों का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने तुरंत ही इस ब्रह्म कपट दरवाजे को लात मारी और उसे त्याग दिया और मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया। ऐसा ही सभी शूद्रों ने करना चाहिए, और यही मुक्ति का मार्ग है। यह उन्होंने 1873 में गुलामगिरी में इसका वर्णन किया है, और हमें यह एक सॉल्यूशन दे दिया है। लेकिन हम लोग आज तक उसकी क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। ये हमारी अपनी समस्या है, लेकिन इस समस्या के ऊपर फुले जी ने सन 73 में ही उपाय योजना कर रखी है। मित्रों, मनुष्य विचार करने के लिए, विचार समझने के लिए पैदा हुआ है, और राइट एक्शन लेकर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के लिए कृति करना, यह उसका आद्य कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ नो यूज अनलेस यू डू समथिंग फॉर इट। फाइंड अ वे, इफ नॉट अवेलेबल मेक अ वे। हमको अगर वे नहीं मिलता है तो हमने वे को खोजना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप कितना अंतर चले, लेकिन यह जरूरी है कि आप योग्य दिशा में चले या नहीं चले। फिजिक्स का एक फार्मूला कहता है कि डायरेक्शन इनटू फोर्स इज इक्वल टू चेंज। करेक्ट थिंकिंग डिपेंड अपॉन ट्रू नॉलेज of that thinking. Therefore, we will have to create balancing force and not opposite force. Our efforts shall be sincere so that we may reach the desired goal. Objects should be decided and planning to be prepared.
हमें समाज सेवा नहीं करना है। अक्सर लोग समाज सेवा करते हैं, परिवर्तन करना है। मान्यवर कांशीराम जी एक साइंटिस्ट भी थे, वे कहते थे NDS फार्मूला, नीड इंटू डिजायर इंटू इज इक्वल टू चेंज। वो कहते थे डू गुड एंड बी गुड, इफ यू आर सिंसियर योर एफर्ट्स विल नेवर गो इन वेन। ऐसा व्यवहार करो कि आप 63 हो जावे, ऐसा व्यवहार न करो कि आप 36 हो जावे। डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड, बी सिंपल। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे नो ग्रेट वर्क कैन बी अचीव्ड विदाउट सफरिंग, sacrifice and struggle. We want vision and visionaries. We want mission and missionaries, and not only lecturers and speakers. हमारे पास लेक्चरर्स और स्पीकर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम वो है कि हमारे पास मिशन है नहीं है। अगर मिशन है तो मिशनरीज नहीं है। हमारे पास विजन नहीं है, अगर विजन है तो विजनरीज नहीं है। ये हमारी सबसे आज के दिन की प्रमुख समस्या है। लेकिन अनिष्ट का इष्ट दिए बगैर अनिष्ट नष्ट नहीं हो सकता। Therefore, we want non-political mission first, and that is the cultural change among our people. First, socio-economical and political change will be coming in society later on. If tried to bring earlier, इसको अगर हम जल्दी लाना चाहते हैं, पहले लाना चाहते हैं, it will be temporary change in the society and no permanent change in the society. आज हमारा जो रवैया है, हम जो पूरे भारतवर्ष में हमारा ओबीसीओ का जो प्रॉब्लम ढूंढते हैं, देखते हैं, तो हम इस टेम्पररी चेंज की तरफ दौड़ते हैं और परमानेंट चेंज, जिसे हम कल्चरल चेंज कहते हैं, उसके तरफ जाने की हम हिम्मत नहीं करते हैं। उसके वजह से हमारी आज की सबकी हालत पतली हो रही है। यह चीज़ें हमें जानना अनिवार्य है और यही हमारे समस्या का मूल कारण है, ऐसा मैं मानता हूँ। देयरफॉर कल्चरल चेंज, देयरफॉर सिविलाइजेशन, देयरफॉर संस्कृति। कल्चर माने संस्कृति, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, उसके बाद फ्लोरिकल्चर, उसके बाद सत्यशोधक कल्चर। तो मित्रों, एक सत्यशोधक कल्चर की बात हम आपके साथ करेंगे। मनुष्य जन्मतः ब्लैंक कैसेट होता है। वातावरण से, माता पिता से, पड़ोसी से, शिक्षा से उसे ज्ञान प्राप्ति होती है और उसके मन का विकास होता है। ब्रेन प्लस नॉलेज इज इक्वल टू माइंड। माइंड माने चेतना। मैन इज अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन सोसाइटी। इसलिए वह निसर्गतः समाज प्रिय है, समाजशील है। इन सभी मनुष्यों का कल्याण होना चाहिए। चेंज फॉर गुड इज अ कल्चर। मन को विकसित करते करते, चेतना को जागरूक करके, जीवन को सुखी और समृद्ध करने के लिए, जीवन का सच्चा आनंद लेने के लिए और वही सुख और आनंद समाज को बांटने का प्रयास माने संस्कृति। यह संस्कृति की सीधी सी सिंपल सी डिफिनेशन है और यही है सत्यशोधक संस्कृति। महात्मा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को की गई है। उन्होंने इसकी 7 सूत्री दी है और इसके 15 साल बाद, माने 1887 से लेकर 1890 तक, इसके बीच फुले जी को पैरालिटिक अटैक भी हुआ था। पैरालिटिक अटैक होने की वजह से सार्वजनिक सत्य धर्म जो उन्होंने इस दौरान लिखा, उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ हुई है। लेकिन फुले जी यह जानते थे कि मैंने किसानों का कोड़ा दिया है, मैंने गुलामगिरी दिया है, मैंने ब्राह्मणों की चालाकी लोगों को समझाई है। इसके बावजूद अगर लोगों को मैं सत्य नहीं बता सका तो मेरे जैसा कोई अपराधी नहीं होगा। इसलिए फुले जी ने सार्वजनिक सत्य धर्म कड़ी मेहनत से
बावजूद इसके कि उनके राइट साइड में पैरालिटिक होने की वजह से राइट हैंड से वो लिख नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रयास किया, लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा और उससे उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म नाम का ग्रंथ सब विश्व को दिया है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह प्रॉब्लम शूटिंग ग्रंथ है, यह कल्चरल और रिलीजियस चेंज लाने का एक बढ़िया सा प्रयास है जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया है। क्योंकि यह सत्यशोधक धर्म जो है, वह सत्यशोधक समाज जो है, आगे चल के सत्य धर्म बनता है, और जब वो सत्य धर्म बनता है तब वो सारे दुनिया को विश्व कुटुंबकत्व की कल्पना करता है और सारे दुनिया के लोग एक हो। खाली मार्क्स जैसे कहते हैं कि मजदूर एक हो, वैसा नहीं, सारे दुनिया के लोग एक हो, वो सारे एक जगह आए, सारे सत्य को खोजे और सारे असत्य को नकारे। यह बात सार्वजनिक सत्य धर्म में फूले जी ने संक्षेप में कही है। उन्होंने सत्यशोधक समाज की सप्तसूत्री दी है, 7 स्टेप्स टू सक्सेस कल्चरली। समतावादी मूल्य स्वीकारने वाला समाज चाहिए था, उनको अपेक्षित है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नकारने वाला समाज उन्हें अपेक्षित है। मूर्ति पूजा निषिद्ध मानने वाला समाज उन्हें अपेक्षित है। मूर्ति पूजा की वजह से कर्मकांड, जप तप अनुष्ठान, दुनिया भर की सारी झंझटें लोगों के पीछे लग जाती है और पुरोहित शाही उसके ऊपर मजा करने के लिए चढ़ जाती है और आप सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसलिए उन्होंने इस पे पुरजोर दिया है कि मूर्ति पूजा यह नहीं होनी चाहिए। पुरोहित शाही पूरी तरह से उन्होंने नकारी है। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी डेथ विल लिखी, मृत्यु पत्र लिखा, जिनको वो विल पत्र कहते हैं, वो विल पत्र लिखते समय उन्होंने दासानुदास, शूद्र, इनको गुलाम मानने वाला, दास मानने वाला, मेरे मृत्यु छाया पर भी उसकी छाया न पड़े, यहाँ तक कि उन्होंने कड़ी सलाह अपने शिष्यों को दी है। तो आप समझ सकते हो कि पुरोहित शाही उनका सत्यशोधक समाज का एक ब्रीद था, सर्वसाक्षी जगतपति, उनको कोई मध्यस्थी की जरूरत नहीं है। देयर शुड बी डायरेक्ट हॉटलाइन इफ देयर इज गॉड। तो हमारी डायरेक्ट उससे सीधी बात होनी चाहिए, पुरोहितों का उसके बीच में कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे जो धर्म होता है जिसमें एक 4 प्रमुख चीज़ें हमें ज़रूरी होती है, उसमें से एक है नामकरण विधि, दूसरा है विवाह, तीसरा है वास्तु शांति, क्योंकि एक आदमी जब पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, उसके बाद उसका ब्याह होता है और उसके बाद वो एक मकान बना लेता है। जब वो मकान बनाता है तो वो वास्तु शांति कर लेता है, और जब वास्तु शांति होने के बाद में उसके बाद में उसका अंतिम समय आता है तो इस दुनिया से वो निकल जाता है। तो इन 4 जगह पे हमें अक्सर पुरोहितों का काम पड़ता है। महात्मा फुले ने इसके लिए अल्टरनेटिव दिया है, उन्होंने पर्यायी संस्कृति को जन्म दिया है। वे कहते हैं कि नामकरण हम अपने से करें। जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो कोई और उसका नामकरण क्यों करे। अच्छा, नाम हम ऐसा रखें कि जो नाम से ही हमको उसमें से जोश आ जावे, हमको उसमें से सदाचार प्रतीत हो, हमें वो नाम सुनने या सुनाने में, कहने में आनंद मिले, सुख मिले, वह नाम गौरवशाली हो, वैभवशाली हो, वह नाम हमें परमोच्च प्राप्ति हो, ऐसा कुछ लगे, इस प्रकार का नाम हमने रखना चाहिए। हमारे इस देश में अक्सर हमारे शूद्राति शूद्रों के जो नाम हैं वह निराशावादी,
वह ऐसे नाम कि जो जैसे कचरा, जैसे पुंजाना, कुछ इस प्रकार से नाम रखे हैं कि जो नाम लेते ही हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमारा इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो नामकरण हम अपने से करें। जब हम बच्चे पैदा कर लेते हैं तो हम नाम क्यों नहीं रख सकते? तो हमारा नाम कुछ इस प्रकार से हो जो हम खुद रखें, हमको जो लुभाए, हमें जो अच्छा लगे वह नाम, और जो नाम मोटिवेटिव टाइप का हो वह नाम हमने बच्चों का रखना चाहिए। इसके लिए पुरोहितों की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जब हम ब्याह कर लेते हैं तो महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक विवाह पद्धति भी दी हुई है। उनका कहना है कि हमने हर चीज़ सत्य को खोज के असत्य को नकार के करनी चाहिए, और जिन भाषा में हमारे बहू और बच्चे को बातें समझ में आती है वही भाषा में हमने उनको उनके शादी ब्याह में बातें बतानी चाहिए। जैसे उन्होंने उनके फेवर के लिए, उनके आने वाले जीवन में कल्याण के लिए सत्यशोधक मंगल पंचक भी दे रखा है। मित्रों, सत्यशोधक मंगल पंचक दिया है, और पुत्र और पुत्री माने दूल्हा और दुल्हन दोनों को उन्होंने यह बात उनको एक प्रतिज्ञा लेने की भी बात की है। उन्होंने उन दोनों को एक दूसरे के बिना हम किसी और के साथ में कोई इस प्रकार का गैर व्यवहार नहीं करेंगे, पूर्ण नैतिकता के साथ हमारा जीवन जिएंगे, ऐसा उनको कसम भी खिलाया है। माने सत्यशोधक विवाह पद्धति भी महात्मा फुले जी ने तैयार कर रखी है। इसके लिए भी पुरोहितों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी, एक सरल आदमी, एक सीधा आदमी, एक कल्चरल आदमी, एक ऐसा आदमी कि जो पढ़ा लिखा हो और जिनका अपना आदर्श जीवन हो, ऐसा कोई भी इंसान यह पद्धति बच्चों को समझा सकता है, शादी भी कर सकता है। उन्होंने उसके लिए सत्यपालक की संकल्पना भी दे रखी है। तो ये सत्यपालक यह काम कर सकता है। हम महाराष्ट्र में जगह जगह पे, मैं और मेरी मिसेस, हम लोग जाके लोगों के यहाँ यह सत्यशोधक विवाह का जो परिपाठ है उसको हम करते हैं, निभाते हैं, और लोगों, दूल्हा और दुल्हन के सत्यशोधक तरीके से कई शादियां हम हर साल लगाते आ रहे हैं। उनको बेटे भी हुए, बच्चे भी हुए, कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा फुले जी ने इसके लिए बहुत बहुत प्रयास किया है। उन्होंने इनके लिए, उनको कोर्ट में भी जाना पड़ा है। उनके मरने के उपरांत करीब 30 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, और अंतिमतः यह मुकदमे में ये फैसला आ गया कि जब ब्राह्मण काम नहीं करते हैं अपने यहाँ तो उनको दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब उनका काम ब्राह्मणों ने जब उनको, पुरोहितों को जब नहीं कहा, तो उन्होंने कोर्ट में मुकदमा डाला था, और मुकदमे ने उन्होंने कहा था कि भैया शादियाँ तुम लगा लेते हो तो लगा लीजिए, सत्यशोधक पद्धति से लगा लीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके हमारी दक्षिणा आप हमारे घर पे ला के दीजिए। तो यह केस कोर्ट में चली, और फुले जी ने इसके बारे में कोर्ट में अपना वकील नहीं अपॉइंट किया, वो स्वयं वहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट को पूछा कि एडवोकेट साहब क्या आप रोज़ कपड़े प्रेस करवाते हैं? तो बोले किससे करवाते हैं? बोले कभी धोबी से करवा लेते हैं, कभी अपने से करवा लेते हैं। क्या आप अपने से कपड़े धो लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, तो क्या आप धोबी को जाके उसका मेहनताना देते हैं? तो बोले नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि क्या आप सेविंग करते हैं? आप अगर खुद सेविंग करते हैं तो क्या आप उसका मेहनताना नाई के घर में पहुंचा देते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो बोले अगर ऐसा नहीं है
तो फिर हमने शादियाँ लगाने के बाद हम पुरोहितों को मेहनताना क्यों दें? जज ने इसके ऊपर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा अगर पुरोहितों ने उस शादी में काम नहीं किया है तो उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाएगा। नो वर्क नो पे, ये वाली सिस्टम उस समय से शुरू हुई है। अंग्रेज़ों का ज़माना था, अंग्रेज़ हमारे लोगों से भी अधिक न्यायी लोग थे, इसलिए फूले जी को न्याय मिला, उनको बहुत झेलना पड़ा। आज हमारे लिए बहुत आसान है, आज हम नामकरण अपने से रख लेते हैं, हम अपने से ब्याह कर लेते हैं, हमें कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद भारत के आज़ाद पंछी है। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हो चुका है, जो आर्टिकल 14 में समता, जो लिंग भेद, इन सब चीज़ों को नहीं मानता है और हमें बड़ा आसान हो चुका है। इसलिए हमको अब यह काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए हमने यह काम करना चाहिए। वास्तु हम जब करते हैं तो हमारे वास्तु में काम करने वाले, वास्तु हमारे पास कितने भी रुपए हो, कितने भी बंडल्स हो नोट के, तो हम मकान नहीं बांध सकते। मकान वह लोग बांधते हैं जो श्रमिक होते हैं। वह श्रमिक जो है वो यहाँ पे श्रम करते हैं, वो पायवा से लेकर पेंटिंग तक का काम करते हैं। तो उनके श्रम द्वारा, उनके पसीने द्वारा, उनके कष्ट द्वारा कोई भी मकान खड़ा हो सकता है, खड़ा हो जाता है। और यह मकान खड़ा हो जाने के बाद जब वास्तु हम करते हैं तो हम फिर पुरोहित को बुला लेते हैं। पुरोहित फिर हमको इतना इतना ये वो सामान लाइए ये कहते हैं। अपने ही घर में कुछ ऐसी बड़ी लंबी सी दुकानदारी डाल देते हैं और उसके ऊपर दुनिया भर के मंत्र तंत्र जो हमें नहीं समझते हैं वह कह देते हैं और फिर वही दक्षिणा ले जाते हैं, जबकि वो न काम शुरू करते समय थे न इसके बाद होंगे, लेकिन वो बीच में अपना काम जमा लेते हैं। हम उनके पास, वो ये उनकी गलती नहीं है, हम उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको उनका आदरातिथ्य करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनसे पूजा करवाते हैं, तो वो तो करेंगे ही। लेकिन महात्मा फुले जी इसको पूरी तरह से अपोज करते हैं। वे कहते हैं कि अगर ये पायवा से पेंटिंग तक का काम जब हमारे श्रमिकों ने किया है, उनके पसीनों से हुआ है, तो क्या हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं? जब मकान बन जाता है तो सारे लेबर्स की तरफ हम कतई ध्यान नहीं देते, चाहे वो खाना खाए चाहे न खाए। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। फुले जी ने वास्तु शांति के लिए कहा है कि सर्वप्रथम पायवा से लेकर पेंटिंग तक जितने भी लेबरों ने उस मकान के लिए श्रम किया है, कष्ट किया है, अपना पसीना बहाया है, वह सारे लोग जो है उनको सर्वप्रथम बुलाया जाए, उनकी अगुवाई की जाए, उनको नवे नवे कपड़े दिए जाए, उनको नमस्कार किया जाए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उनको मिष्टान्न भोजन खिलाना चाहिए, उसके बाद औरों को खिलाना चाहिए। यही सत्यशोधक वास्तु है। इसी से उस वास्तु में शांति फैल जाती है। कोई दूसरी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, पुरोहित को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा काम, जब हम गुजर जाते हैं तो फिर भी हम उनको बुलाते हैं, कितने समय पे उनको बरी करना है, कितने समय पे हमने वो क्रिमेशन फंक्शन चलाना है, ये सारी बातें हम ब्राह्मणों को पूछते हैं। इसको भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आदमी चला गया तो चला गया, अपने हिसाब से उसका कार्य जो क्रियाक्रम है वो हमने खुद करना चाहिए। और छोटे से छोटा जितना हमसे बनता है उतना हमने मृत्यु भोज देना चाहिए। भोजन खिलाने में फुले जी की कोई मनाही नहीं थी। बावजूद इसके कि हमारी अगर असमर्थता हो, हमारा पास अगर पैसा न हो, हमें अगर उसके लिए ऋण निकालना पड़े, तो यह बातें हमने अपने हैसियत के हिसाब से करनी चाहिए और हमने उसके लिए कर्ज बाजारी नहीं होना चाहिए। यह बात फुले जी ने कही है। इस समय भी जब
एक बार कोई इंसान निकल जाता है, उसके बाद में उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसको दोहराना है, उसका अनुसरण हमें करना है। और जब स्कूली बच्चे हो, कोई अपाहिज हो, उनको अन्नदान करे या उन बच्चों को शिक्षा के लिए किताबें देवे, उनके लिए अर्थ सहाय करे, ऐसा फुले जी मृत्यु भोज के उपलक्ष्य में कहते हैं। इतनी सारी बातें पुरोहित शाही अगर नकार लेते हैं तो हमें कोई विशेष पुरोहित की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री पुरुष समता उन्होंने मानी है। फुले तो कहते हैं कि स्त्री यह नररत्नों की खान है, पुरुष भी स्त्री के ही पेट से जन्म लेता है। तो स्त्री जो है और पुरुष जो है, ये इन दोनों के बारे में आपस में समता का व्यवहार होना चाहिए। उनका तो यहाँ तक मानना है कि ये मत पूछिए मुझे कि स्त्री और पुरुष में श्रेष्ठ कौन है। अगर आप पूछोगे तो मैं कहूँगा पुरुष से अधिक श्रेष्ठ स्त्री है। इसलिए स्त्री पुरुष समता मानने वाला समाज, धर्म चिकित्सा करने वाला समाज। धर्म चिकित्सा अक्सर हम जैसे ही करते हैं तो हमारा जो धर्म है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसके मकड़जाल में हम धंसे हुए हैं, वह समाज ऐसा कहता है कि आप चिकित्सा न कीजिए, आप हम कहते हैं वैसा मानिए, आप जानिए नहीं। लेकिन हमारा सत्यशोधक समाज कहता है कि आप पहले जानिए और फिर मानिए। आप सत्यशोधक बनिए, आप तत्वचिंतक बनिए, आप ज्ञानी बनिए, आप वैज्ञानिक बनिए और आप अपनी सूझबूझ रख के सर्वप्रथम चीज़ों को जान लेवे, चीज़ों को टेस्ट करे, उसके बाद उसके ऊपर अमल करे। यह बात फुले जी कहते हैं। इसलिए धर्म चिकित्सा करने वाला समाज फुले चाहते थे। संसाधनों का फेर वितरण। आपको पता है अब दुनिया में, भारतवर्ष में आर्थिक मंदी बहुत तेज़ी से आ रही है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सारी इंडस्ट्रीज हमारी कोलैप्स हो चुकी है। ये कोलैप्स इंडस्ट्री होने की वजह से हमें आगे चल के अगले 2 साल तक बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ पेश होने वाली है। उन दिक्कतों का हमें सामना करना होगा। कोरोना तो निकल जाएगा, लेकिन एक नवा कोरोना हमारे साथ पेश हो जाएगा जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हमें दिक्कत देगा। हमें जब तक इस देश में, आज भी कोरोना में तकलीफ किनको है? जो मजदूर कहीं जिस जगह फंसे हुए हैं। दूर दूर से तो लोगों को उठाया है, दुबई वालों को उठाया है, अमेरिका वालों को उठाया, लंदन वालों को उठाया और उनको इस देश में लाया गया है प्लेन से, और वो भी बगैर टिकट के। और जब मजदूरों को लाया तो पहले तो उनको अपने अपने जगह पे छोड़ दिया। जब वो उनको अभी लाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको टिकट मांग रहे हैं। जब उनके पास खाने के लाले हैं तो वो टिकट कहाँ से देंगे? ये सारी समस्याएं हमारे सामने आने वाले दिनों में आ रही है। और यह भारत की, जिसे वो लोग हिंदुस्तान कहते हैं, उसकी सही माने में हालत है। इस जगह एक और भी है कि आर्थिक और सामाजिक विरोधाभास इस देश में बहुत घना चल रहा है। हमारे इस देश में 1% पीपल आर हैविंग 73% रिसोर्सेस ऑफ दिस कंट्री, और बचे हुए सारे लोगों के पास 27% रिसोर्सेस। तो फिर इस देश में आर्थिक जो डिफरेंसेस है वो इतने घने हैं जिसके वजह से हमारे देश में सारा कार्यक्रम कठिन हो रहा है। फुले जी इसीलिए संसाधनों का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस करना चाहते थे, और इसलिए वो कहते थे कि संसाधनों का फेर वितरण होना चाहिए। यह सप्तसूत्री महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने दी है, इसके ऊपर हमने गौर फरमाना चाहिए। इसके अलावा सुंदर जीवन और सुखमय समाज निर्मित के लिए उन्होंने सत्यवर्तन करने के लिए 33 पॉइंट्स दिए हैं। 33 पॉइंट्स की एक नियम। आगे चल के इसी का संक्षेप में 22 प्रतिज्ञाएं में रूपांतरित करके 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा दी तो यही 33 का 22 बना के उन्होंने दीक्षा के समय अपने लोगों को यह नियमावली दी है।
इस पर अमल करने से हम सभी सुखी हो सकते हैं, हमारा अपना भी कल्याण हो सकता है और अपने साथियों का भी कल्याण हो सकता है, सबका मंगल हो सकता है। महात्मा फुले जी की निर्मिक की संकल्पना, इसके ऊपर अक्सर लोगों में कुछ दुविधाएं है, इसलिए मैं संक्षेप में निर्मिक की संकल्पना आपको बताना चाहूँगा। महात्मा फुले यह मानते हैं कि हम एक साधारण मनुष्य है और हमें अपने लिमिटेशंस मालूम है, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं। हम सर्वे सर्वा नहीं हैं, हम इस ब्रह्मांड में बिंदु मात्र है। इसलिए हम ईश्वर की खोज करने में असमर्थ है, चाहे वो हो चाहे न हो। इसलिए हम अपने जीवन को सदाचारी बनाने के लिए, नैतिकता पूर्ण जीवन जीने के लिए उन्होंने निर्मिक यह संकल्पना दी है। इस निर्मिक की पूजा अर्चा, जप तप, अनुष्ठान, कर्मकांड, व्रत वैकल्य, धूप दीप, अगरबत्ती, प्रसाद, महाप्रसाद, नैवेद्य आदि कुछ भी भेंट करने की जरूरत नहीं है, या इन कर्मकांडों के लिए टाइम पास करने की कोई जरूरी नहीं है। निर्मिक संकल्पना को अधिक स्पष्ट करते हुए वे अपने एक अखंड में लिखते हैं, अज्ञानी को ज्ञान देना, अपाहिजों को अन्नदान देना, यही निर्मिक की सेवा है। यहीं पे निर्मिक निवास करता है, यही निर्मिक का स्मरण है। अन्य कुछ भी निर्मिक के लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंततः वे कहते हैं कि हम स्वयं की मर्यादा को महसूस कर, विवश होकर उसे अत्यंत नम्रता पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें और सेवाव्रती, मिशनरी एंड विजनरी होकर समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत करे, यही निर्मिक की सेवा है, यही निर्मिक का मतितार्थ है। ये आपने जान लेना चाहिए। बहुत से हमारे बौद्धजन भाई जो है उनको ये निर्मिक के बारे में बड़ा डाउट होता है, हमारे अपने लोगों को भी बड़ा डाउट होता है। इसलिए क्लियर कट यह निर्मिक की संकल्पना मैंने संक्षेप में आपके सामने रखी है। हम आएंगे अब एक्शन प्लान के ऊपर। हम दे रहे हैं आपको विजन 2029, विजन 2029, माने आज से 9 साल बाद आपको लगातार कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली जान से काम के लिए जुटना है। हमें अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना है, बूढ़ों के लिए नहीं। उनके साथ माने नेक्स्ट जनरेशन के साथ हमें आदान प्रदान करना है, उनको समझना है, उनको समझाना है, उन्हें सत्यशोधक संस्कृति से अवगत कराना है, सत्य और असत्य का भेद समझाना है। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, तर्क क्या है, वितर्क कुतर्क क्या है, वैदिक क्या है, अवैदिक क्या है, ब्राह्मण क्या है, श्रमण क्या है, आर्य क्या है, अनार्य क्या है, ऋषि क्या है, कृषि क्या है, और भी सारा कुछ समझा के मोटिवेट करके उन्हें एक विजनरी एवं मिशनरी के रूप में तैयार करना है। तभी वे सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न हो सकते हैं। एक बार वे सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न हो गए तो ऑटोमेटिकली वे अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को समझ जाएंगे, भारतीय संविधान को समझ जाएंगे, समतावादी बंधुत्ववादी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, कास्ट इनटू क्लास, और अंततः ट्रू नेशनलिज्म की ओर वे अग्रसर होंगे। दिस शैल बी आवर ड्रीम, ये हमारा सपना होना चाहिए। इसे समझाने के लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी। इसलिए सत्यशोधक संस्कृति निर्मिति केंद्र प्रथम जिलावार, फिर तालुकावार, अंततः गांव-गांव में इसका निर्माण हो। हम यवतमाल महाराष्ट्र में 3 जनवरी 2021 को क्रांति ज्योति सावित्री माई फूले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। ये ताना बाना बदलेगा, लेकिन हमको खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। कोई भी एक्टिविटी शुरू करना है
तो हमको खुद से शुरू करना होगा। वो करेगा, ये करेगा, फुले जी पैदा होंगे, लेकिन वो किसी पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में नहीं, ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। इससे कोई काम नहीं बनता है और आज तक यही होता जा रहा है। इसलिए ओबीसी पिछड़ा ही है। यह बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। हम 5 दिन का एक सत्यशोधक संस्कृति समझाने का एक सिलेबस हम तैयार करेंगे। सिलेबस तैयार करने के लिए पूरे भारतवर्ष से हमने 30 फिलोसोफर्स को, 30 चिंतकों की एक कमेटी भी तैयार कर ली है। यह ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा। लॉजिंग एंड बोर्डिंग की व्यवस्था होगी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी प्लस इंग्लिश होगा। प्रथमतः हम लेवल 1 ट्रेनिंग करेंगे और बाद में हम लेवल 2 ट्रेनिंग भी देंगे। लेवल 2 ट्रेनिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, लीडरशिप क्वालिटी, हाउ टू ट्रेन अदर्स, दैट इज ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स। माने एक ट्रेनर ने अन्य ट्रेनियों को कैसा ट्रेनिंग दे, यह प्रयास, माने वो स्वयं एक लीडर बने, एक ट्रेनर बने, यह प्रयास, यह हम लेवल 2 ट्रेनिंग में देंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी, इसके लिए पात्रता क्या होगी, यह प्रोबेबल सिलेबस होगा। यह भारतवर्ष के ओबीसी के युवा युवतियों के लिए होगा। एज ग्रुप 16 to 25 रहेगा। रीडिंग एंड रेफरेंसेस के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण होगा। साथ ही महामानवों के जीवन की यथार्थता जानने के लिए महामानवों का एग्जीबिशन हॉल रहेगा। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे मरणोपरांत शुरू रहने के लिए एक लेडी स्टूडेंट का हॉस्टल का निर्माण करके इसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ताकि आगे भी हमारे मरणोपरांत भी यह चल सके। हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के सफलता के बाद यह प्रयोग पूरे भारत में किया जाए। हम सब दान पारामिता को समझें। आज बुद्ध जयंती भी है। हम डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, वैसे पे बैक टू सोसाइटी की कंसेप्ट, यह संकल्पना हमें समझना है, लोगों को समझानी है और उस पर हमें अमल करना बहुत ज़रूरी है। मात्र विचार प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, भाषणबाजी से उतना नहीं बन सकता। इस पर हमें गौर फरमाना चाहिए। हमारे अपने आदर्श पक्के कर लेने चाहिए। हमारे आदर्श पक्के कम कर लेने चाहिए। राम और कृष्ण, फूले पेरियार और अंबेडकर एक साथ नहीं चल सकते, यह हमने ठान लेना चाहिए। समाज के साथ इस प्रकार की गद्दारी हो रही है, हो भी सकती है, इसे हमें समझना पड़ेगा। हमारे विनाश का यह एक प्रमुख कारण है। हम दोनों चीज़ों पे हम वो चने भी खा रहे हैं और बंसुरी भी बजा रहे हैं। यह बात नहीं बनेगी। या तो हमें चने खाने पड़ेंगे या बंसुरी बजानी होगी। ये फैसला आपको करना है। सत्यशोधक संस्कृति का निर्माण होने से ही हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान संभव है। हमारा कास्ट इनटू क्लास का और आगे चल के फूले अंबेडकर जी का एनहिलेशन ऑफ कास्ट का सपना इसी से पूरा होगा। हमारा सर्वांगीण विकास इसी से मुमकिन है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान बनेगी तो कोई दूसरा आकर हम पे अपनी उच्च नीचता की संस्कृति नहीं थोप पाएगा। सत्यशोधक संस्कृति निर्मिति केंद्र बनाने के पूर्व हम अपनी स्थानिक लेवल पे सत्यशोधक स्टडी सर्कल का निर्माण कर सकते हैं। सत्यशोधक टीचर स्टडी सर्कल का भी निर्माण हम कर सकते हैं। सत्यशोधक स्टूडेंट्स सर्कल का भी निर्माण हम कर सकते हैं। इसमें कोई अधिक खर्चा नहीं आता। यह अपने अपने गांव में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने तालुका में हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो कहते हैं
कि आप अगर इकट्ठे हो गए और आप कुछ बातें करने लगे और आप कुछ निर्णय लेने लगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्रेस हो जाता है। आप एक उचित डायरेक्शन की ओर आगे अग्रसर होते हैं और आपको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह छोटे छोटे प्रयोग आपने शुरू में करने चाहिए। इससे सत्यशोधक संस्कृति निर्माण के लिए जमीन तैयार हो सकती है। यवतमाल में यह प्रयोग सफलतापूर्वक हम कर रहे हैं, यह अच्छे सफल हो रहे हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए ये सारे प्रयोग हम कर चुके हैं, कुछ प्रयोग हम कर रहे हैं और आगे सत्यशोधक संस्कृति निर्मिति केंद्र का भी चलाने का एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। हमारा सर्वांगीण विकास बिना सत्यशोधक संस्कृति मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। यह बात ठान लीजिए, प्रयास कीजिए, आरंभ कीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय ज्योति, जय सावित्री, जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत। धन्यवाद मित्रों, विशेष करके हमारे मित्र संजय जी ढाकुलकर, हमारे मित्र विलास जी काले, हमारे दोस्त केलदरकर साहब, ये सभी सत्यशोधक भाइयों का और विशेषता भारत संगठन के हमारे भारत के अध्यक्ष सम्माननीय एच.जी. माचनवार साहब जी का, वसंत हरकल साहब का, प्रभाकर गायकवाड़ साहब का और सभी सत्यशोधक भाइयों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।